अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबान अवाना। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तूफ़ान से पहले की खामोशी की। तो मशरिक़ वस्ता के तपते मैदानों में सफारतकारी की मेज़ पर जारी फ़ोन कॉल्स। अब हम देखते हैं कि तूफ़ान की सूरत सामने आ रही। खामोशी भी है और तूफ़ान से पहले जो खामोशी होती है वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। एक तरफ ट्रंप बहरी नाकाबंदी को बमबारी से ज़्यादा मोहलिक हथियार करार देकर ईरान का जो घेरा है वो तंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी सेंटकॉम का डार्क ईगल प्लान तेहरान के दिल में खलबली मचा चुका है। आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ दौड़ने वाला ये हाइपरसोनिक शिकारी अगर मैदान में उतरा तो क्या ईरान के गहराई में छुपे मिसाइल लॉन्चर्स इसकी जद से बच पाएंगे? अमरीकी सदर का ये दावा कि ईरान हार चुका है इस वक्त सवालिया निशान बन जाता है कि जब USS जेरल्ड फोर्ड जैसे 2 ही कल बहरी जहाज़ वापसी की राह ले लेते हैं। मगर क्या ये पसपाई है या किसी बड़े वार से पहले खामोशी की एक इलामत है? इसमें हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत अमली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल कर लिए हैं, ईरान हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, जो कि सिफारतकार भी रह चुके हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ट्रंप बहरी नाकाबंदी को बमबारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ईरान जैसी मज़ाहमती मईशत ऐसी नाकाबंदी को बर्दाश्त कर सकेगी, हथियार डाल सकेगी इसके आगे, या फिर वो इसी तरह खड़े रहेंगे डट के जैसे पहले थे? क्योंकि जो डार्क ईगल मिसाइल की बातें की जा रही हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से वो इंतहाई ख़तरनाक लग रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहली बात तो ये मिस कि आपने जो इब्तदाइया दिया जी उसी से मैं शुरू करता हूँ कि जहाँ तक सुपरसोनिक मिसाइल्स का ताल्लुक है, वो पहले भी पॉसिबिलिटी थी, अब भी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने टोमाहॉक यूज़ किए। उन्होंने पिछले साल, अगर आपको याद हो, तो B-2 बॉम्बर्स के साथ हैवीएस्ट बॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो भी यूज़ किए इनकी फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट। और अभी भी रिसेंटली जितनी भी बॉम्बिंग हुई है, मिसाइल्स आए हैं अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वो सारे के सारे बड़े ही लीथल और इफ़ेक्टिव थे। अगर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है सुपरसोनिक मिसाइल तो ये कोई नई बात नहीं होगी। अभी मैं अपने आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये जी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपने आप को हमेशा कहते हैं मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, बट एक्चुअली स्पीकिंग उनको एग्जैक्टली पता है वो कर क्या रहे हैं। ये सारी की सारी जो बात है, ख्वाह वो बहरी नाकाबंदी है, ख्वाह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकाबंदी है या इरानियन पोर्ट्स की नाकाबंदी है, उनको देख लें, या जो उनके बयानात मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे होते हैं, धमकियाँ आ रही होती हैं। कल जैसे उन्होंने काउबॉय टाइप एक अपनी तस्वीर जो है वो भी अपलोड की, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो सारी की सारी ये प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हैं, और वो एक्चुअली वो अपनी बात मनवाने के लिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जेरल्ड फोर्ड का वापस जाना है, वो एक इंडिकेशन ज़रूर है कि शायद कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है, काम कर रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डेवलप हो रही है। लास्ट पॉइंट आपका कि क्या ईरान जो है वो ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा, या उनकी मईशत जो है ये बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, एक सिविलाइजेशन स्टेट है। उनकी तैयारी आज की नहीं, शायद पिछले 40-50 साल से वो तैयारी कर रहे थे, और उनके पास जो एबिलिटी है, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी कह रहे थे कि उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी या फैक्ट्रीज जो हैं वो मिनिमाइज़ हो गई हैं या कम होगी प्रोडक्शन, वो हम फॉर श्योर नहीं कह सकते। उन्हें तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है, ये वक्त बताएगा कि उनके पास क्या रह गया क्या नहीं रह गया, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तैयारी पूरी है। अभी मईशत की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है मईशत जो है एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ईरान जो है अंडर प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कहते हैं जी कि $500 मिलियन जो है पर डे उनका नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर उनकी मईशत को देखा जाए तो उसका बेसिक इन्हिसार जो था वो ऑयल पे था, और ऑयल की जो उनकी कैपेसिटी है $4 मिलियन बैरल डे की कैपेसिटी है, वेराज वो एक्सपोर्ट जो है ज़रा थोड़ा इससे कम कर रहे थे। अगर वो बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर 40-50 बैरल जो है मुनाफा भी अगर आप लगा लेते हैं, तो आप सोचिए कि 4 मिलियन या 3 मिलियन बैरल जो है उन पर कितना नुकसान होगा। मईशत पे प्रेशर तो बहुत है। तो कंक्लूडिंग
मेरे ख्याल में उनको अभी थोड़ा सा प्रैग्मेटिकली गौर करना पड़ेगा कि गिव एंड टेक करके दोनों साइडें जो हैं ये किसी एक अच्छे नतीजे पे पहुंचे। और ईरान को भी ये जो प्रेशर है मुआशी, आपने कल सुना होगा उनका करेंसी और भी बहुत डिवैल्यू हो गई है। ये कोई बीच का रास्ता जो है हिकमत के साथ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट है जो आपकी जानिब से कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से चाहते भी हैं कि किसी तरीके से मामलात ख़त्म हो जाएं, लेकिन कोई भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ईरानी कमांड जो है, शहराम ईरानी ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को किला करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता तो ईरान वाकई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने की पोजीशन में है। जिस तरह की ये बातें हैं, आप समझते हैं कि इतना अरसा उन्होंने वाकई बंद किया है, मुकम्मल तौर पर बंद करने की पोजीशन में हैं वो, और खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया फिर खुराक की किल्लत की तरफ बढ़ जाएगी? जी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही मिस। सबसे पहली बात यह है कि उनकी एबिलिटी कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। मेरे ख्याल में उनकी एबिलिटी काफ़ी हद तक है, वो इसको 100% नहीं तो 90, 80, 70% तक बंद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले से की हुई है। वहाँ पे कुछ माइंस भी हैं और कुछ अंडरग्राउंड जो है, आई मीन के विद इन दी स्ट्रेट, पानियों के अंदर साइडों पे, ग्राउंड के नीचे उन्होंने कुछ सुरंगें भी बनाई हुई हैं जहाँ से वो अटैक कर सकते हैं शिप्स के ऊपर। बारूदी सुरंगों की हमने बात कर ली। उसके अलावा अगली बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, एग्जैक्टली वो जो पॉइंट जहाँ पे वो एक चोक पॉइंट बनता है, वो पूरे का पूरा खुला तो है नहीं, उसके अंदर भी लेन्स बनी हुई हैं, आने की लेन्स हैं, जाने की लेन्स हैं। तो उन जगहों को ब्लॉक करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो मेरे ख्याल में उनकी एबिलिटी जो ईरान की है उसको इंटरडिक्ट करने की, वो तो है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑयल के भरे जहाज़ हैं ना, अब वो अगर उधर से गुजरते हैं, या कोई कमोडिटी से भरे जहाज़ हैं वो उधर से गुजरते हैं और थोड़ा दूर से भी गुजरते हैं और टारगेट हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो तंग स्ट्रेट है, तंग रास्ता है, तो उसके बंद होने का एहतमाल बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो क्लेम है, उनका ये क्लेम जो है कि जी दावा जो है, जो भी कह लें आप इसको, कि वो बंद कर सकते हैं, हाँ वो बंद कर सकते हैं। 100% नहीं, अगर तो 90-80% तक भी वो बंद कर सकते हैं। और जो जहाज़ हैं वो इंश्योरेंस की वजह से, इस खौफ की वजह से कि वो हिट ना हो जाएं, तो वो खुद भी मेरा ख्याल है रिलक्टेंट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट होगा, जैसे आपने शुरू में इब्तदाइये में बताया, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। इसलिए बेहतर यही है कि दोनों साइडें जो हैं स्ट्रेट ऑफ जनरल साहब, हुर्मुज़ को अभी फौरी तौर मुस्तफा पे खोल खामनाई दें। साहब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, बहुत अहम बयान है, उन्होंने कहा है कि ईरान किसी सूरत भी अपने न्यूक्लियर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और ना ही मीज़ल टेक्नोलॉजी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। तो ये तो वाज़े तौर पर ट्रंप जो बातें कर रहे थे कि जो उनका तजावीज़ थी मुज़ाकरात की, कि उसमें ये दोनों बातें थी कि एक तो न्यूक्लियर जो है वो हवाले किया जाए और मीज़ल जो है वो तबाह किए जाएँ। तो ये तो फिर जंग जो है एस्केलेट होती हुई दिखाई देती है। जी, सबसे पहले तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं जी। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो उनके रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम के जी, अंदर आयतुल्लाह अली हराम है, खामनाई साहब क्योंकि का। ह्यूमैनिटी कत्ल होता है जी। नंबर एक। नंबर दो बात यह कि उन्होंने JCPOA भी साइन किया, NPT भी साइन किया, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी जो इंस्पेक्शंस हैं उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने उस JCPOA को खुद से एब्रोगेट कर दिया और ही वॉकड आउट ऑफ इट। तो वहाँ तक तो मेरा ख्याल है ईरान जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा कि जी हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसको पीसफुल यूज़ पे रखेंगे। मेरा ख्याल है वहाँ पे तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। अभी आते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ। अगर थ्योरेटिकली आप देखते हैं और जो आजकल हो रहा है, प्रैक्टिकली आप जो उस कंट्री उधर की सॉरी जो कंट्रीज़ एक्सपीरियंस कर रही हैं GCC की, तो हर एक के अंदर एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गया हुआ है। और सभी ये समझते हैं कि अगर उनके अंदर उनके पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो परहैप्स उनकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे गारंटीड होगी। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा कि ईरान जो है 100% जो है वो गारंटीज़ दे दे
कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल जारी नहीं रखेगा। मेरा ख्याल है वो जो सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंसेशन ज़रूर चाहेंगे अगर वेपन्स वो बनाना नहीं भी चाहते। लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा जी कि जो इनरिचमेंट है या जो नो हाउ है, जो कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, जो प्रैक्टिस है इरानियंस की, उनके साइंटिस्ट्स की, तो वो चीज़ ऐसी है कि वो तो आप किल नहीं कर सकते ना। अब बंदों को कर सकते हैं, नॉलेज को, और जो कैपेबिलिटी होती है उसको नहीं आप ख़त्म कर सकते। वो तो उनके पास रहेगी, आज भी रहेगी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी उनका नॉलेज, उनकी कैपेबिलिटी ज़रूर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आलमी मईशत के असाब पर सवार खौफ अब एक ऐसी हकीकत बन चुका है कि जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। स्टॉक मार्केट्स को लर्जा दिया गया, मगर नाकाबंदी के नतीजे में खाम तेल $121 की सतह अबूर करते हुए 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका, जिसने आलमी मंडियों में आग लगा दी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की ये पेशगोई है कि तेल $140 तक जाता है। महज एक बयान नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए खुदकुशी का पैगाम है। वाशिंगटन की ज़िद्दी पॉलिसी जहां तेहरान को झुकाने के लिए थी, वहीं अब खुद मगरिब और पाकिस्तान जैसी उभरती मईशतों के लिए एक हौलनाक ड्रोना ख्वाब बनता जा रहा है। पाकिस्तान में इस मुआशी ज़लज़ले के झटके इस वक्त शिद्दत से महसूस किए गए हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में 4200 से ज़ायद पॉइंट्स का तारीखी क्रैश देखने को मिला। सरमायाकारों का दम घुट रहा है और इंडेक्स की ये गिरावट चीख चीख कर बता रही है कि इत्तेमाद का रिश्ता लौट चुका है। और हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये इतराफ़ कि एक हफ़्ते का तेल काबुल 30 करोड़ से हम देखते हैं कि ये बढ़ चुका है और इसके बिल की अगर हम बात करें तो $80 करोड़ तक जा पहुंचा है। इस आने वाले तूफ़ान की दस्तक है जो पेट्रोल की कीमतों में 30 से 50 रुपये के मुमकिन इजाफे की सूरत में हर पाकिस्तानी के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्या नाकाबंदी की ये जंग अब आलमी मईशत की बिसात को लपेट में लेकर जान छोड़ेगी, या फिर हम देखते हैं कि इसमें मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये जंग खुदा न ख्वास्ता इस तरह से चलती रही तो मईशत जो है मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी और वो मुल्क पाकिस्तान जैसे ममालिक जो पहले से ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, IMF से लोन लेकर अपनी मईशत को चला रहे थे, इस जंग की वजह से ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इसकी लपेट में आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान बिलखसूस ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर शाह साहब माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं वो भी कोई अच्छे नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से ना ईरान की तरफ से, कितना नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता अगर ये जंग इस तरह से जारी रही? और मईशत जो है पाकिस्तान की अगर हम बिलखसूस बात करें तो पाकिस्तान की मईशत तो पहले से ही गिर रही थी, फिर उसको हिम्मत करके उठाया जा रहा था, लेकिन इस जंग ने कमर तोड़ दी है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो जंग ज़बरदस्ती की अमेरिका और इसराइल ने मुसलत की है, इसके दुनिया भर में मनफी असरात होंगे। लेकिन बदकिस्मती से, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पे इसके असरात दुनिया के बेशतर मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, कई गुना ज़्यादा होंगे। उसकी पहली वजह तो ये है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो कि अपने वसाइल पर इन्हिसार करने के बजाय दुनिया के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। यानी हम ना टैक्सों की वसूली बढ़ाते हैं, ना मुल्की बचतें बढ़ाते हैं, ना मुल्की सरमायाकारी बढ़ाते हैं, बल्कि मुल्की बैरूनी कर्जे ले लिए, दोस्त ममालिक से डिपॉजिट लेके रिजर्व बना लिए और इस तरीके से गुजारा करते हैं। और इम्पोर्ट माफिया को खुश करने के लिए इम्पोर्ट्स हमारी दुगनी है, रुपए की कदर हमारी तेज़ी से गिरी है। तो मुझे जो खौफ है, बेइंतहा खौफ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। मिसाल के तौर पर इस वक्त महंगाई का मसला अगर आप आवाम के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो अभी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें दुनिया में तेल की 4 साल की बुलंद सतह पर है। बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है जो दुनिया में इजाफा हो रहा है। और अगर ये खुदा न खास्ता जंग जारी रही और ये इजाफा ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक तो ये था कि आप ये देखें कि अभी जून 2023 में चले जाएं तो $1 जो था 177 रुपए का था और आज जो है 280 रुपए का है। इसका मतलब ये है कि जो आप बिलियंस और बिलियंस की इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में, क्योंकि आपने अशराफिया की पॉलिसी अपनाई थी, बेतहाशा इंपोर्ट्स और अय्याशियाँ, तो जो रुपए बनते थे उसके $1 के 177 अब बनेंगे 280। तो पहले आपकी मालियत बढ़ गई,
फिर उस पर गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी आपने लगा दी है, वो रुपए पे बनती है, उसके ऊपर बढ़ जाएगी। और एक है पेट्रोलियम लेवी भत्ता, जो मुझे फिक्र है। मैं हम्म। आपको बताऊं कि अब से इसको मैं भत्ता किस लिए कहता हूँ कि इसमें सूबों का हिस्सा नहीं है। क्या आपको पता है कि अभी कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, जून 2022 में पूरे एक साल में हम हुकूमत ने 127 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी से वसूल की थी पूरे पाकिस्तान में। 127 अरब रुपए। इस साल का आधा था 1468 अरब रुपए। यानी आपने भत्ते की रकम में 1340 अरब रुपए का इजाफा कर दिया, क्योंकि 107 रुपए आप ले रहे हैं पेट्रोलियम लेवी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में तो ये होता है कि अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो हुकूमतें अपने टैक्स कम करती हैं। हम्म। आपने जो 2022 में पूरे साल में 127 अरब लिया था, अब आप 1340 अरब ले रहे हैं, तो कीमतें कहाँ जाएंगी? तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हुकूमत जरा ये सोचे कि क्या इन पॉलिसियों से मुल्क की सलामती को, 25 करोड़ की आवाम को, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरात नहीं बढ़ेंगे? क्या जो मेरी अफवाज, बहादुर अफवाज कुर्बानियां दे रही हैं, शहादतें हो रही हैं, पुलिस कुर्बानियां दे रही है, आवाम कुर्बानियां दे रही हैं, अगर ये सूरत हाल जारी रही, आवाम मायूस और बददिल हुए और भारत और अफगानिस्तान मिलकर यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें कराते रहे और आवाम की को आपने कमर तोड़ दी, तो फिर ये पाकिस्तान की सलामती को क्या होगा? इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आज भी सूरत हाल हमारे कंट्रोल में हो सकती है। क्यों, मैं आपको बता दूं। जी जी। जब शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं, खुद उन्होंने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, कि एफबीआर एक साल में जो लेना चाहिए उससे 1500 अरब रुपए कम ले रहे हैं। आज जब इतना बड़ा बुहरान है, आज भी आप उस 1500 अरब की चोरों से वसूली नहीं करना चाहते, तो फिर ये हालात कैसे ठीक होंगे? अगर ये वसूली कर लें तो ये मसले आपके बेशतर हल हो जाएंगे। तो मैं जो चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि दुनिया में जो मुश्किलात आ रही हैं, उन बेशतर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान के जोग्राफियाई प्रोग्राम पर और पाकिस्तान के जोग्राफियाई जो है वो जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा खतरात होंगे। और खुदा न खास्ता हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा सकता है एक साजिश के तहत, जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम ये पॉलिसियां बदलें। मेरे पास अल्लाह ने जो कुछ दिया है उससे भी हम सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब कि पेट्रोलियम लेवी जो है, क्या हुकूमत उसको कम नहीं कर सकती? क्योंकि अभी एक और ख़दशा सर पे दौड़ आए गरीब के सर पे कि मज़ीद पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। तो जाहिर है जब ये पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो अशय खुरनोश की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल आपने सही बात की, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर 2022 में आप पूरे साल में 127 अरब ले रहे थे, तो इस साल जो है 1468 अरब क्यों ले रहे हैं? होना यही चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है 15,000 अरब रुपए की, ये जो IPPs ने कई हजार अरब रुपए लूट लिए हैं कौम से मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में, क्या उनका फॉरेंसिक ऑडिट करा के उनसे वसूली नहीं किया जा सकती? तो मेरा कहना यह था कि पेट्रोलियम लेवी को खत्म करना काफी नहीं होगा, हमें ये करना होगा कि ये जो आपने टैक्सेस हैं कस्टम, उसको भी कम करें। और वो कब कम होंगे? जबकि आप ये 15,000 अरब रुपए जो वफाक कम ले रहा है, लेकिन वज़ीर ने सूबों की बात नहीं की, तो जरी टैक्स सूबे नहीं ले रहे, प्रॉपर्टी नहीं ले रहे। मेरे हिसाब से हम 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं जितना लेना चाहिए। इसका बड़ा फायदा ताकतवर तबकों को पहुंच रहा है। अगर उसको हल करें तो हम इस मसले से काबू पाकर पाकिस्तान को खतरात से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी वज़ीर आज़म का कहना है कि तेल का हफ्तावार बिल जो है 30 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर हो गया है। तो इस गैर मुतवक्के बोझ के साथ आपको लगता है कि IMF के अहदाफ और बजट खसारे पर हम काबू पा सकेंगे? देखिए, IMF को कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बात पूरी जिम्मेदारी से कह दूं। IMF तो इस वक्त आपको किस्त देगा इसलिए कि अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत है। अमेरिका ने IMF को अहकाम दिए हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त तंग ना करो। हमारी बहादुर अफवाज की, हमारी फील्ड मार्शल की, हमारी हुकूमत की जो कुछ हम दुनिया में इस वक्त करा रहे हैं जंग के सिलसिले में, अफगानिस्तान में उनको हमारी ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट में हमारी ज़रूरत है। तो अभी वो हमें नहीं करेंगे, अगर हम अहदाफ हासिल करें या नहीं करें वो तो कुछ दे देंगे। मसला ये होगा कि हमारी मईशत की जड़ें जो हैं वो खोखली हो जाएंगी। यानी किस्त लेना मसले का हल नहीं है। किस्त लेने के अलावा हमें ये देखना है कि कल को अगर अमेरिका का रवैया बदलता है, जो कि बदलेगा, और IMF का रवैया बदलता है, जो कि बदलेगा, जैसे आपने देखा कि UAE का रवैया बदल गया और उन्होंने अपने 3.5 अरब डॉलर हमसे वापस ले लिए। अगर अमेरिका का रवैया बदलता है तो हम ये अय्याशी कैसे करेंगे? मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले 7.5 वर्षों में देखें
तो हमारी जो बरामदात है $450 अरब की हैं और हमारी एक्सपोर्ट 208 अरब की है। ये क्यों है भाई? आप अपनी इंपोर्ट को कम करें। इंपोर्ट अगर आप कम करेंगे तो पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इंपोर्ट माफिया हुकूमत को कहता है जी आप कम मत करें। दूसरी तरफ ताकतवर तबके कहते हैं जी हम आपसे वो टैक्स नहीं देंगे, आप हमें मराहत दें। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा था, और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहा था, उन्होंने बुनियानो मरसूस, मैंने उसका मुताला किया है। मैं उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में जहाद करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। बेशक। तो अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, हमने भारत को शिकस्त से फाश दी, बेशक। उसके बाद हम खामोश हो गए। उसी में सूरह सफ में ही बुनियानो मरसूस के बाद अल्लाह ने ये कहा है, इसके बाद अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी, आयत नंबर 11, तो फिर आपको नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नसीब नहीं होगी। तो पहले मैंने आपको माशी मुश्किलात बताई, फिर अल्लाह का हुक्म बताया कि आज भी आप ताकतवर तबकों को मराद दे रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं। आपने बताया पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, दूसरे टैक्सेस कम कर दिए, तालीम का बजट कम कर दिया। ये अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, और अल्लाह ताला ने ये आपको सब बता दिया है कि आपको फतेह नसीब नहीं होगी। ये आयत नंबर 11 देख लीजिए, माल की कुर्बानी दे। हम माल की कुर्बानी देने के बजाय हमारे ताजिर, हमारे सनतकार, हमारी फेडरेशन जो हैं, ये हुकूमत से करें मुझे मराद दो, मुझे मराद दो। अरे भाई आपको कहाँ से मराद दें? आवाम तो कुचले जा रहे हैं, उनकी कुव्वत खरीद तो कमजोर हो रही है। वो 11 करोड़ लोगों को पेट भर के खाना मैसर नहीं है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 2 करोड़ 60 लाख आदमियों को बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका पहले पेट भरा जाए, उनको पहले जो है वो दाखिला दिया जाए, उनको इलाज मुआवजा दिया जाए, तो इनको भी सहूलियत देंगे। ये सहूलियत लेके बाहर पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो ये अब खत्म करना पड़ेगा। ये हुकूमत को अब वो पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी कि दुनिया तब्दील हो रही है। अगर मशरकी वस्ता तब्दील होगा, दुबई मुकम्मल तौर पर तब्दील होगा, नई सब बंदियां होंगी, भारत इसराइल को ताकत बढ़ेगी, भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ कराएगा, अमेरिका का रवैया बदल जाएगा, IMF का रवैया बदल जाएगा। तो उस वक्त जोहरी ताकत के खिलाफ ये कुव्वतें आ जाएंगी। आज ये आखिरी मौका है कि चोरी, टैक्स की चोरी रोकें, शाहाना अखराजात कम करें, गैर जरूरी जो है वो अखराजात कम करें, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब कि अब हमें देखना होगा कि आवाम जो आवाम है उसके लिए किस तरह से कोई आसानी कर सकते हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लोग अपने से तंग हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन साहब, और इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। समंदरों की गहराई में पाकिस्तान की नई हुक्मरानी का आगाज़ हो चुका है। जदीद तरीन हंगूर क्लास आबदोज़ की पाक बहरिया में शमूलियत ने न सिर्फ दिफाई तवाज़ुन को बदल कर रख दिया, बल्कि इसमें लगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ने दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ये ऐलान कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखता है, दरअसल बहरा अरब के सीने पर लिखी और नई इबारत है जिसने भारतीय बहरिया के नाकाबिल तस्खीर होने के दावों को दबो दिया है। क्या तवील अरसे तक पानी के अंदर छुपे रहने की ये सलाहियत अब दुश्मन की हर जारहियत का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, या ये महज एक आबदोज़ नहीं बल्कि बहरे हिंद के वसी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कलीद है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के मुताबिक ये जदीद हथियार सी पैक और गवादर की हिफाजत के लिए एक ऐसी हतमी ढाल साबित होंगे जिसका तोड़ फिलहाल के किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हैं तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए। जदीद तरीन हंगूर क्लास आबदोज़ की शमूलियत को आप पाकिस्तान की बहरी दिफाई तारीख में कितना बड़ा संग मील समझते हैं, और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए कितनी खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरबानो साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट यकीनन पाकिस्तान की कामयाबी की अक्कासी करती है। थैंक यू। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी ने एक ऐसे रोल को अपनाना शुरू किया जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें ऐसा नजर नहीं आता था। जहाँ उन्होंने पहले डिफेंस के ऊपर थे, लगता है कि अब ऑफेंसिव मोड के अंदर जा रहे हैं। द हंटर इज बैक। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम पे सूरत हाल है पाकिस्तान नेवी की, जिस तरीके से 8 हंगूर क्लासेस सबमरीन को उन्होंने अपनी फ्लीट में शामिल करने का फैसला किया, जिसके अंदर पहली उनको हंगूर क्लास सबमरीन मिली। तकरीबन ये 76 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ये पावर से चलती है।
चाइना के साथ मिलकर हमने ये काम किया। और इसमें मजे की बात यह है कि 4 जो सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुद आप तैयार होंगी। अगस्टा क्लास पहले होती थी, उसके बाद हंगूर क्लास सबमरीन यकीनन पाकिस्तान नेवी का, जिस तरह से एडमिरल नवीद अशरफ साहब ने भी कहा, पाकिस्तान नेवी ने अपना जो डॉकयार्ड था उसके ऊपर भी खुद काम किया और छोटी मोटी बोट्स वो खुद भी तैयार कर रहे हैं। मुआवन कार जिनको आप रिफ्यूलर्स कहते हैं वो भी बड़े जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी जो PNS तुगरल है, PNS टीपू है, PNS से इसी तरीके से बाबर है, ये मुख्तलिफ हमारी एक मेरे ख्याल में स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं। और अब ये आबदोज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान और इंडिया की वो जंग याद आ रही है जिसके अंदर गाजी सबमरीन ने वो किरदार अदा किया था जो एक तारीख है, नेवल तारीख के अंदर कि किस तरीके से विशाखापट्टनम की तरफ से दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था और पाकिस्तान की जो सबमरीन थी वो वहां पहुंची थी। मुश्किल होता है, सबमरीन के लोग जो होते हैं ये बड़े जबरदस्त होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है समुद्र के नीचे रहना, खामोशी इख्तियार करना, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कई कई दिन बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी भी रोजाना पानी आपको नसीब नहीं होता। ये बड़े गाजी मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। ये जो क्रू होता है ये जान को हथेली पे लेके चलता है। और ये याद रखें कि जिस दिन ये यहाँ सबमरीन में जाते हैं उस दिन अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करके जाते हैं, अपनी औलाद से, अपने अजीज़ो अकारब से मिल के जाते हैं। ये बड़े अजीब लोग होते हैं, इसीलिए तो कहा क्या कि वो सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो मैं समझता हूं कि ये हंगूर क्लास सबमरीन और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसकी तामीरात का अमल होना, पाक चीन जो आनी बरादरी है उसके अंदर भी जो हम एक आनी भाई एक दूसरे को कहते हैं उसका एक अमली नमूना सदर पाकिस्तान का वहाँ मौजूद होना, और चाइना के अंदर ये हमारा एक जो नया एक स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट आ रहा है और एक जो डिफेंस के हिसाब से हमने जो एक चाइना के साथ मिलकर एक इस पूरे रीजन के लिए एक डिफेंस शील्ड क्रिएट कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में आगे जो दुनिया का मंजर पेश हो रहा है उसमें नेवल डोमिनेंस एक बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। दुनिया का 2/3 पानी है, हमें मालूम है, और बर्री फौज और फजाइया तो अल्लाह का शुक्र है, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया, शायद आपको तो याद होगा, बल्कि यकीनन याद होगा कि मई का मार्का, शायद आप अपने ख्वाबों के अंदर जो डरावने ख्वाब आते हैं उसमें से भी खुरच नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी को जब ये मई का महीना आता है मेरे ख्याल में नींद में इजाफा होता है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी में हाफिज दवाखाना उनका किरदार पूरा अदा कर रहा है और इंशाल्लाह ताला उनकी सेहतयाबी यकीनन होगी। मजीद भी डोज देंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। अभी तो आपने पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स को देखा, अब इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान नेवी को देखेंगे। वैसे कभी आए ना INS विक्रांत खुशबू लगा के, इंशाल्लाह ताला। पिछली दफा तो आप फरार हो गए थे, इस बार हमारी आबदोज आपका इंतजार कर रही है बड़ी बेताबी से, क्योंकि इन्होंने भी काफी अरसे से कोई बड़ा तकड़ा शिकार किया कोई नहीं है। सर बड़े परेशान है वो ना, उनके जो एंकर्स भी हैं और जो उन्होंने जो मेजर है एक उनका बड़ा परेशान नज़र आता है। वो वैसे फ़ौज में तो कामयाब नहीं हो सका, उसको टीवी पर ला कर बैठा दिया कि वो उलट बातें करता रहे। तो बड़ा ज़बरदस्त आपने तजिया किया है। हम इस पर मुझे लगता है कि एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और सारे मानसिक गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर थे। वेलकम बैक नाज़रीन। अंग्रेज़ दौर में बनने वाले खूबसूरत और तारीखी रेलवे जंक्शन बहावल नगर अब बदहाली का शिकार हो चुका है। 32 लाख आबादी का ये ज़िला 17 साल से ट्रेन जैसी सस्ती, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात से महरूम है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काशान रज़ा से। काशान, बताइएगा कि मुश्किलात का सामना है। 1994 से कायम कदीम रेलवे स्टेशन इस वक्त नशइयों की अमाजगाह बन चुका है। किसी दौर में यहाँ से 14 से 15 ट्रेनें चला करती थी, लेकिन वक्त के रहते जो है वो एक ट्रेन कर दी गई। एक ट्रेन के बाद जो है अब इस वक्त यहाँ से ट्रैक तक उखाड़ लिए गए हैं। ये यहाँ से दिल्ली तक जो है वो ट्रेन जाया करती थी। मेरे साथ जो इसी हवाले से शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते ही। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 1894 में स्टेशन बना है। 130 साल इससे मुकम्मल हो चले हैं, लेकिन यहाँ से जो ट्रेनें हैं, यहाँ से ट्रेनें कराची, दिल्ली और मरोड़ और या ये जो मरुक्का है हमारा, मरुक्के तक ये गाड़ियाँ जाती थी। अब यहाँ पर मरुक्के के जाने के बजाय यहाँ की जो ट्रेनों की जो लाइनें थी वो भी उखाड़ ली गई हैं। अब यहाँ पर जो है नशइयों की
ये डेरे बनाए हुए हैं और यहाँ पर चोर डकैत मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं रात को, यहाँ पर बड़े मसाइल से पैदा होते हैं। कभी यहाँ पर लाश मिलती है, कभी यहाँ पर क्या मिलता है। हम इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि जो रेलवे जंक्शन है इसे बहाल किया जाए। 130 साल हो चले हैं इसे। ये हमारी एक पुरानी स्टेशन है और यहाँ से जो भावनगर की जो आवाम है इन्हें सस्ता सफ़र भी मिल सकेगा। जी जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि हम सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है, लिहाजा रेलवे जंक्शन को बहाल किया जाए ताकि हम सस्ती सफरी सहूलियात से आरास्ता हो सके। जी ठीक है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। काशान प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।